हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी 12th आर्ट्स की जो बुक है उसका हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। और आज हम इस वीडियो में हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय जो विभिन्नताएं हैं उनको कवर करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे जनसंख्या का जो संगठन है, और जनसंख्या के संगठन के अंदर हम जो जनसंख्या के संगठन को प्रभावित करने वाले जो कारक है उन सभी को बड़े ध्यान से अपन पढ़ेंगे। और इसके बाद हम ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन और एक भाषाई संगठन को हम कवर करेंगे। यानी कुल मिलाकर हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताओं की हम बात करते हैं। देखिएगा, जनसंख्या जो वृद्धि है उसकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर जनसंख्या में होने वाले जो बदलाव है उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। देखिएगा, जनसंख्या जो ऋणात्मक वृद्धि भी हो सकती है और धनात्मक वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, तो 2 प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्षेत्रीय विभिन्नता। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के अंदर क्षेत्रीय विभिन्नता यानी कि क्षेत्रों, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र जहां पर जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए 1991 से लेकर 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। हम कह सकते हैं कि 1991 से लेकर 2001 के मध्य, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 साल का अंतर, यानी कि एक दशक के दौरान, यानी कि हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है और हमारा जो स्टेट है, जो राज्य है, उनके अंदर वृद्धि दर को बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको सुस्पष्ट दर्शाया जाता है। कैसे दर्शा सकते हैं? हम कह सकते हैं, देखिएगा, भारत में निम्न वृद्धि दर वाले राज्य, यानी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि यहाँ हो रही है वो निम्न वृद्धि दर वाले राज्य कैसे कह सकते हैं। एक तो आपका केरल है, यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हुई है 9.4% की। ठीक है, एक आपका कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, गोवा। जो मैंने आपको 7 ऐसे स्टेट बताए हैं जहाँ पर जनसंख्या में निम्न वृद्धि हुई है। ठीक है, जो दशक यानी कि 1991 से लेकर 2001 के दशक, यानी कि एक दशक हो गया, जो दशक में 20% से अधिक जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई। कहने का मतलब है इनके अंदर 20% से अधिक जनसंख्या के अंदर वृद्धि नहीं हो पाई है। कहाँ पे? केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पुदुचेरी, गोवा के अंदर। हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे जो दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, वहाँ पर 1991 से लेकर 2001 के दौरान, यानी कि एक दशक में, कहने का मतलब है कि 20% से अधिक जनसंख्या के अंदर वृद्धि नहीं हो पाई है। हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा कैसे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये हमारा भारत है, यानी कि उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी। इसको हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि देखिएगा, दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। कहाँ पे? जैसे उत्तरी भारत में। अभी मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत के अंदर जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो 20% से कम हुई है। और कम से कम हम कह सकते हैं जो केरला है, केरला के अंदर 9.4% की वृद्धि हुई है। तो कहने का मतलब है कि आप चाहे उत्तर ले लीजिएगा, उत्तर पश्चिम ले लीजिएगा, ठीक है, और आपका उत्तरी भाग ले लीजिएगा, ठीक है, उत्तरी मध्य भाग ले लीजिएगा, यहाँ पर बनिस्पत दक्षिण भारत के राज्यों से अधिक जनसंख्या के अंदर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ अपना जो कमेंट सेशन में कमेंट करके मेरे को बताइएगा, और साथ ही इसके लगातार आप नोट्स भी बनाइएगा। हम कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसको आप पढ़िएगा। देखिएगा, दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। कहाँ पे? एक तो उत्तरी भाग में, एक तो ये उत्तरी वाला भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, यानी उत्तर और पश्चिम भाग इसमें, और उत्तरी मध्य भाग, यानी कि ये उत्तरी मध्य भाग, यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हुई है। किसके बनिस्पत? दक्षिण भारत के बनिस्पत, क्योंकि यहाँ पर 20% से भी कम जनसंख्या वृद्धि पाई गई है आपके दक्षिण भारत में। हाँ, अब देखिएगा, दक्षिण भारत की अपेक्षा
उत्तरी भारत में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसको अगर देखें तो उत्तरी मध्य वाले भाग अगर देख लेते इनको सबको देख लें तो गुजरात इसमें आता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिमी बंगाल और बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। यहाँ पर जो जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि हुई है वो 20% से लेकर 25% तक यहाँ पर जनसंख्या के अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। हमने पढ़ा था कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनके अंदर जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो 20% से कम हुई है। यहाँ पर अगर देखें यानी कि दक्षिण भारत की बनस्पत उत्तरी भारत की देख लीजिएगा, उत्तरी पश्चिम भाग की देख लीजिएगा और उत्तरी मध्य भाग की देख लीजिएगा, वहाँ पर 20 से लेकर 25% से अधिक जनसंख्या के अंदर वृद्धि हुई है। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है? अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप ना कमेंट सेशन में कमेंट करके मेरे को बताइएगा और इसके माध्यम से, कमेंट सेशन के माध्यम से मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे देखते हैं कि वर्ष 2011, देखिएगा वर्ष 2011 यानी कि 1 से लेकर 11 यानी कि वो ही एक दशक हो गए, यानी कि 10 से एक दशक किसे कहते हैं, 10 सालों का 10 साल को एक संयुक्त रूप से हम दशक कह सकते हैं। तो वर्ष 2001 से लेकर 2011 के दौरान सभी राज्य, हमारे भारत में जो सभी राज्य हैं वो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक, कौन से दशक, 1991 से लेकर 2001 की तुलना में जनसंख्या में क्या हुए, वृद्धि दर धीमी रही। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको आपके सामने आ रही है कि आप तुलना कर लीजिएगा 1991 से लेकर 2001 की तुलना हम करेंगे 2001 से लेकर 2011। ठीक है, इसकी हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर 1991 2001 की तुलना में 2001-2011 के में जो जनसंख्या में क्या हुए, जो जनसंख्या में जो वृद्धि दर हुई है वो धीमी गति से हुई है। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा। अब देखिएगा कि भारत में जो 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था और इसके अलावा मैंने हमारी जो भारत की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर जो एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसमें मैंने ये सारे डेटाज बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा, तो आप वहाँ पर विजिट करके आप उस चीज़ को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा, बढ़ते हैं आगे कि भारत में जो 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या है, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है, सिक्किम है। तो आपको ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होगी। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में 3.5% सबसे कम गिरावट आई है, महाराष्ट्र में 6.7% इसमें सर्वाधिक गिरावट आई जनसंख्या वृद्धि में। अगर हम तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करें तो पिछले दशक की तुलना में यानी कि 2011 में वृद्धि दर कुछ वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि 1991 से लेकर 2001 की तुलना में, 2001 से लेकर 2011 की तुलना में इन दो राज्यों में जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पर तमिलनाडु में 3.9% की वृद्धि हुई है और पुदुचेरी में 7.1 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली है कि जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि हुई है उसकी हमने बात करी। हम इसमें जनसंख्या वृद्धि में एक तो नेगेटिव यानी कहने का मतलब है ऋणात्मक वृद्धि और धनात्मक वृद्धि दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, भारत की जनसंख्या वृद्धि में किशोरों का महत्वपूर्ण पक्ष है। कहने का मतलब है कि हमारी जो भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें सर्वाधिक किशोर हैं। ठीक है, अब किशोर कितने हैं अब देख लीजिएगा। वर्तमान में किशोर यानी कि हम वर्तमान में किस एज को हम किशोर कह सकते हैं, देखिएगा, वर्तमान में 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की जो आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको हम किशोर
कह सकते हैं उनको। तो यहाँ पर वर्तमान में किशोर यानी कि 20.9% है। और 2011 की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर किशोर तो 52.7% और किशोरियाँ हैं वो 47.3% है। तो देखिएगा कि हमारे भारत के जो आयु वर्ग है 10.19 से लेकर इन लोगों में सर्वाधिक जनसंख्या, इन लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या जिसको हम किशोर कहते हैं। तो ये तो बात हमने कर ली है। और 2011 में जो किशोर है वो 52.7% है और किशोरियाँ हैं वो 47.3% है। ठीक है, तो इसको भी आप बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसके भी नोट्स आप लगातार बनाइएगा। अब देखिए एक अलग डेटा हम पढ़ लेते हैं कि इन किशोरों का संबंध, हम कह सकते हैं कि इन किशोरों का संबंध है समाज के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं जिनमें से कुछ है, यानी कि किशोरों के सामने कौन कौन सी वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उन किशोरों को, जिनकी आयु वर्ग में काउंट करते हैं उसको 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु वर्ग में उसको काउंट करते हैं। तो वही किशोर है। किशोर और किशोरियों के सामने कौन सी समस्या है, हम चुनौतियां भी कह सकते हैं। देखिएगा, पहली चुनौती है विवाह की निम्न आयु कहने का हम कह सकते हैं कि विवाह की निम्न आयु हमें निर्धारित करनी चाहिए कि 18-21, यानी कि कह सकते हैं कि 18 वर्ष लड़की की और 21 वर्ष लड़के की आयु निर्धारित कर लेनी चाहिए। लेकिन हमारे वर्तमान भारत में बहुत ज़्यादा बाल विवाह हो रहे हैं, तो ये भी एक समस्या है। ये समस्या का सामना कर रहे हैं हमारे किशोर और किशोरी। एक निरक्षरता, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्त्री निरक्षरता सर्वाधिक है, यानी कि साक्षरता दर बहुत कम है। ठीक है, विशेषतः हम स्त्री शिक्षा को हम ले सकते हैं, तो इसमें स्त्रियों की साक्षरता दर बहुत कम है। ठीक है, विद्यालय वितरण छात्र, यानी कि वितरण छात्र का मतलब कहने का मतलब है कि विद्यालय में बहुत कम उपस्थिति है स्टूडेंट की। ठीक है, इसके अलावा किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर, यानी कि किशोरी माता है उच्च मातृ मृत्यु दर, यानी कह सकते हैं कि जब डिलीवरी, यानी क्या हम कह सकते हैं कि प्रसव के दौरान इस किशोरियों की मृत्यु हो जाना। एक है HIV, हम कह सकते हैं एड्स के संक्रमण की उच्च दर भी बहुत ज़्यादा है। शारीरिक और मानसिक अपंगता और अथवा मंदता भी है। औषध दुरुपयोग है, मदिरा सेवन, किशोर अपचार है और अपराध करना। ये सभी क्या है प्रिय स्टूडेंट, ये सभी समस्या है हमारे किशोर किशोरियों की समस्या है। ठीक है, आप देखिए अब देखिएगा हमारी इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे भारतीय हमारा जो इंडिया है उसने कुछ नीतियां अपनाई है। तो वो नीतियां हम देख लेते हैं। सबसे हम पहले कहते हैं राष्ट्रीय युवा नीति। देखिएगा, राष्ट्रीय युवा नीति क्या है, ये 2014 की बात है। तो इसके अनुसार 15 से लेकर 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा युवा नीति 2014 के ये आंकड़े हैं जो युवा किसको परिभाषित किए है, यानी 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु समूह को ये परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने बात कर लिए जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता है, उसमें क्षेत्रीय विभिन्नता में हम सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि में जो ऋणात्मक हुई है और धनात्मक, उन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे कि जनसंख्या संगठन की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लगातार मेरे साथ आप बने रहिए और प्लीज़ टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और सबसे शेयर करिएगा अपने जो भी जैसे कोई एजुकेशन ग्रुप हो, जैसे लाइब्रेरी ग्रुप हो, ठीक है, या कॉलेज ग्रुप हो, उन सभी जगह पर अपनी जो टीकी स्टडी क्लासेस चैनल है इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या संगठन। देखिएगा, जनसंख्या संगठन क्या है। देखो जनसंख्या संगठन है जनसंख्या भूगोल में इसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि जनसंख्या का जो संगठन है उस जनसंख्या के संगठन को हम किस सब्जेक्ट के अंदर हम इसको हम पढ़ते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, वो है जनसंख्या भूगोल। ठीक है, देखिए जनसंख्या भूगोल में हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। एक तो आयु और लिंग विश्लेषण, यानी कि आयु वर्ग और जो लिंग है उस विश्लेषण की बात करते हैं। निवास का स्थान करते हैं, मानव जाति लक्षण,
जाति जनजातीय और भाषा, इसके साथ ही हम बात करते हैं इसके अंदर धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा और व्यवसायिक विशेषता, इन सभी को हम क्या करते हैं इस जनसंख्या संगठन के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जनसंख्या भूगोल में इसकी स्टडी हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा इस खंड में, किस खंड में, जनसंख्या संगठन में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाएगी या जाएगी, इसके अंदर हम करते हैं। देखिएगा ये तो इतना ही टॉपिक रहा जनसंख्या संगठन का। आपको क्या याद करना है कि जनसंख्या संगठन का की स्टडी हम जनसंख्या भूगोल के अंदर हम करते हैं। इसके अंदर किन किन बातों का अपन अध्ययन करते हैं, आयु, लिंग विश्लेषण, निवास का स्थान है, मानव जातीय लक्षण है, जाति जनजातियों की बात है, और भाषा है, धर्म है, वैवाहिक स्थिति है, साक्षरता है, शिक्षा है, व्यावसायिक विश्लेषण, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला जो तीसरा जो टॉपिक है, और तीसरा टॉपिक बड़े ही मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों, तो इसको आप पढ़िएगा। देखिए ग्रामीण नगरीय संगठन, हम ग्रामीण और नगरीय संगठन की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा ग्रामीण और नगरीय संगठन के अंदर हम बात करें तो देखिए ग्रामीण नगरीय संगठन जनसंख्या संगठन का एक सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण क्या है, सूचक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि देश की कुल जनसंख्या है, देश की कुल जनसंख्या यानी कि हम कह सकते हैं 68.8% 2011 के अनुसार गांव में निवास करती है। हम कह सकते हैं कि देश की कुल जनसंख्या है, उस कुल जनसंख्या के अंदर हम परसेंट के अकॉर्डिंग करते हैं तो 68.8% 2011 के अकॉर्डिंग लोग गांव में निवास करते हैं। हम कह सकते हैं कि 2011 के अनुसार देश में कुल गांव कितने हैं, यानी कि 6,40,867 गांव हैं, और उनमें बसे हुए गांव कितने हैं, 5,97,608 गांव बसे हुए। हम परसेंट में अगर देखें तो 93.2% गांव बसे हुए हैं। यानी कि कुल गांवों की संख्या तो कितनी है, 6,40,867, और उनमें बसे हुए जो गांव हैं 5,97,608 प्रतिशत 8 गांव बसे हुए हैं। अगर परसेंट में देखिए तो 93.2% गांव बसे हुए हैं। तो ये डेटा आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र राज्य की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग गांव में क्या करता है, बसा हुआ है। हम कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, दादरा और नगर हवेली में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 53.38% है। ठीक है, कि केंद्र शासित प्रदेश में जो अपने दादरा नागर हवेली है उसमें ही ग्रामीण जनसंख्या बसी हुई है 53.38%, और बाकी सभी जितने भी यूनियन टेरिटरी संघीय शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। ठीक है, भारत में गाँवों का आकार की भी काफ़ी हद तक भिन्न है। उत्तर पूर्वी भारत में पहाड़ी राज्य, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रण में यह 200 व्यक्तियों से कम, और केरल व महाराष्ट्र के कुछ भागों में यह 17,000 व्यक्ति तक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की है। अगला जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाषाई संगठन। हम भाषा के अकॉर्डिंग हमारी जनसंख्या का संगठन देखते हैं। देखिएगा भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। ग्रियर्सन एक विद्वान है, ये कहते हैं कि भारत का भाषा सर्वेक्षण 1903 से लेकर 1928 के देश में देखें तो 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां बोली जाती है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, देखते हैं भाषाई संगठन। एक बार फिर से इसको टॉपिक को देखते हैं कि भाषाई संगठन की अगर हम चर्चा करें तो भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। यानी कि हमारे भारत में भाषाई विविधता की भूमि है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती है ना, ऐसे ही अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। एक विद्वान है ग्रियर्सन के अनुसार ये कहते हैं कि भारत में 179 लैंग्वेज है और 544 के लगभग बोलियां बोली जाती है। यह है भारत का भाषा सर्वेक्षण 1903 से लेकर 1928 के मध्य। ठीक है,
आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं, अगर आज वर्तमान की बात अगर हम करें तो आधुनिक भारत में के संदर्भ में 22 भाषाएं बोली जाती है। और अनेक भाषाएं अनुसूचित है। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी भाषा बोलने वालों का प्रतिशत बहुत बहुत ज़्यादा है। हम कह सकते हैं कि जो 22 भाषा है उनमें सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है और सबसे कम संस्कृत, बोडो और मणिपुरी भाषा बोलने वाले लोग हैं 2011 के अकॉर्डिंग। तो प्रिय मेरे विद्यार्थियों, ये हमने बात कर ली है कि जो अपने जो ज्योग्राफी आर्ट्स 12th क्लास की फर्स्ट जो चैप्टर है उसका तीसरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और अभी इसका लास्ट वीडियो और रहेगा और उसके बाद में ये फर्स्ट चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आज हमारा जो ये वीडियो कैसा लगा आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा है। अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।